Hello students, welcome back once again in our chemistry class. As you know that we have completed our first chapter, and after completion of our first chapter, we are supposed to start second chapter. The name of the second chapter is acid, base and salt. So before describing acid, base and salt, let us look around on the matter. भाई एसिड बेस सॉल्ट क्या है, उससे पहले मैटर को देख लेते हैं थोड़ा. देखो हुआ क्या कि सबसे पहले मैटर आया. मैटर का डेफिनेशन सभी को पता है, जो जिसका मास हो, जो कुछ ऑक्यूपाई कर रहा हो स्पेस. मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया. मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया. एक तो कहा गया प्योर सब्सटेंस, दूसरा बोला मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस को अगेन दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया गया, एलिमेंट एंड कंपाउंड. कंपाउंड को वैसे तो दो पार्ट्स में डिस्क्राइब किया गया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बट ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर प्रॉपर्टीज, कुछ और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कंपाउंड को तीन पार्ट्स में भी कैटेगराइज किया गया, एसिड, बेस एंड सॉल्ट. तो अगर हम देखें कि एसिड, बेस, सॉल्ट, अगर हम इन तीनों का एक कॉमन नेम देना चाहें तो इन तीनों का एक कॉमन नेम होगा कि ये तीनों के तीनों कंपाउंड है. ठीक है, ये तीनों कंपाउंड है. अब ये कंपाउंड्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई. भाई कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन एग्जिस्ट होता है. इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन नहीं होता. ठीक है, अगर हम बात करें CH3COOH एसिटिक एसिड. इनऑर्गेनिक की बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. तो पहले जो कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन एटम होगा तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अगर हम बोलेंगे कि किसी कंपाउंड के फॉर्मूले में कार्बन एटम नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. बहुत सिंपल हो गया था. लेकिन क्या हुआ, लेटर ऑन भी हम अर्लियर टाइम में साइंटिस्ट डिस्कवर्स करते रहे, फिर देखा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिमिलरिटीज भी दिखी. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे मैनर्स में सिमिलरिटीज दिखी. तो उन सिमिलरिटीज के बेसिस पे कंपाउंड को एक तरीके से और क्लासिफाई कर दिया गया और उनको बोला गया कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट. तो देखो सिट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? ये एसिड है. तो इसी चीज को माइंड में रखते हुए कंपाउंड को क्लासिफाइड किया गया एसिड, बेस और सॉल्ट्स में. इन्हीं के बारे में हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है. तो सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर का ओवरव्यू. आई होप इतनी बात समझ में आ गई कि इन तीनों में कॉमन थिंग्स है कि कंपाउंड है. ठीक है, अब चैप्टर का ओवरव्यू क्या कहता है? चैप्टर का ओवरव्यू क्या कहता है? चैप्टर का ओवरव्यू बोलता है कि सबसे पहले हम इसमें बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद इनके प्रॉपर्टीज, व्हाट आर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाउ कैन बी दे फॉर्म्ड. भाई कुछ मैनमेड होते हैं, कुछ नेचुरली होते हैं. जो नेचुरली होंगे उनका भी फॉर्मेशन हो सकता है, आर्टिफिशियली रूप से उनको भी बनाया जा सकता है. तो इनके फॉर्मेशंस के बारे में भी बात करेंगे इस चैप्टर में. और फिर इनके यूजेस क्या है. भाई सारे कंपाउंड का यूजेस है, तो एसिड, बेस, सॉल्ट, इन सब का भी यूजेस होगा. तो वो सब हम इन चीजों में देखने वाले हैं. फिर हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की. अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो वर्ड से ही समझ आ रहा है. इंडिकेटर्स कुछ इंडिकेट करेगा. कुछ क्या करेगा? इंडिकेट करेगा. बेसिकली यहाँ पर जो हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे कि वो एक ऐसा फिजिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस हम ले लेंगे जो एसिड और बेस में डिफरेंस बताए, एसिड और बेस की पहचान करें, आइडेंटिफिकेशन करें. तो उसको हम बोलेंगे इंडिकेटर है. किसने ये इंडिकेट कर दिया कि ये जो एक हमारे पास सब्सटेंस है
वो एसिड है या बेस है। तो ये इंडिकेटर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक मैन मेड होगा, एक नेचुरली होगा। ठीक है, तो मैन मेड और नेचुरल के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल भी एक इंडिकेटर है, यहाँ पे एक अलग से टॉपिक दे दिया गया है पीएच स्केल, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पूरी लाइफ में। पीएच वैल्यू सुनते होंगे सभी लोग, मिल्क का पीएच वैल्यू कितना है, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है, एग का पीएच वैल्यू कितना है। पीएच वैल्यू के बेसिस पे भी एसिड, बेस और सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जितने भी हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, ये इनका काम ही यही है, इनका पर्पज ही है कि हम ये पहचान सकें बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स दैट द सब्सटेंस इज वेदर एसिड, बेस और सॉल्ट। ये सब्सटेंस एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, वी कैन आइडेंटिफाई बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। तो इस चैप्टर में हम इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, और हम देखेंगे कुछ इंडिकेटर्स जो मैन मेड है वो कैसे बनाते हैं, जो नेचुरल है वो भी कैसे बनाते हैं। जैसे लिटमस पेपर हो गया, फेनेप्थेलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ मैन मेड कुछ नेचुरल के बारे में भी पढ़ेंगे। पीएच स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल एक बहुत अच्छा टॉपिक है। पीएच स्केल एक स्केल होता है जहाँ पे 0 से लेकर 14 तक की मार्किंग होती है। इस मार्किंग में हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, पीएच वैल्यू जिसको हम कहते हैं 7 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, और बिलो 7 एसिड बोलेंगे, 7 to 14 बेस बोलेंगे, एट 7 कुछ और बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब हम आगे सीखने वाले हैं, ये सारी की सारी चीजें। फिर एट लास्ट जब हम ये एसिड बेस एंड सॉल्ट की कंप्लीट स्टडी कर लेंगे, इनके बीच आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, यूजेस पढ़ लेंगे, उसके बाद कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में देखे जाते हैं। These are the compounds we see in our daily life. Sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda, plaster of Paris, ये सब के सब हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में, तो इनके भी हमने कुछ चीजें पढ़नी है। देखो, कुछ भी अगर एक हमारे पास सब्सटेंस आता है इन केमिस्ट्री, ये चीज ध्यान रखना आज, कुछ भी अगर सब्सटेंस, अगर हम सब्सटेंस के बारे में बात करें, कुछ भी सब्सटेंस होता है, अगर हमने किसी सब्सटेंस के बारे में स्टडी करनी है केमिस्ट्री में, अगर हम बात करें, फिजिक्स में भी होता है बट फिजिक्स में इतना नहीं कर पाएंगे, तो अगर हम केमिस्ट्री में स्पेशली बात कर रहे हैं किसी सब्सटेंस के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे, तो 4 चीजें हमेशा पढ़ेंगे। पहला उसका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब उसको बनाते कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लेबोरेटरी और लार्ज स्केल्स दोनों में देखेंगे। दूसरा हम उसके बारे में पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। अब जो प्रॉपर्टीज है ये खुद में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है हर किसी के, जैसे मैटर का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स होता है, फिजिकल एंड केमिकल, तो प्रॉपर्टीज भी 2 टाइप्स होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, प्रॉपर्टीज 2 टाइप्स की होंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। जो थर्ड हमारे पास आएगा, जो थर्ड एंड लास्ट, दैट इज यूजेस एंड एप्लीकेशन। हम कुछ भी सब्सटेंस पढ़ेंगे अपने पूरे लाइफ में, किसी भी सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है अगर हमने, तो ये 4 चीजें हमें बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। 1 2 फिजिकल एंड केमिकल अगर हम एक ही साथ बोलेंगे तो 3 होंगे, अगर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को अलग अलग बोलेंगे तो 4 होंगे। तो इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसके अलावा भी एक दो कंपाउंड जो एडिशनल है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मार्बल के बारे में बात करें, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्विक लाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, इन सब का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है, इतनी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत ही कम चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज स्टार्ट जो करने वाले हैं, देखो अब हुआ क्या, जब अर्ली लाइफ चल रही थी, पहले की लाइफ चल रही थी, तो वहां पे कंपाउंड्स को क्या करा गया एक जनरल आइडेंटिफिकेशन बोला गया कंपाउंड्स का, कंपाउंड्स का एक जनरल आइडेंटिफिकेशन बोला गया
कि भाई जो टेस्ट जिनका शोर होगा, ठीक है, जिनका टेस्ट शोर होगा तो हम उनको बोल देंगे एसिड है। जब पहले के टाइम में बात चल रही थी, रेवोल्यूशन उस समय हो रहा था और कंपाउंड्स में बहुत सारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिमिलरिटीज दिख रही थी। सो ऑन द बेस्ड ऑफ टेस्ट, ऑन द बेस ऑफ टेस्ट, तो बोला गया कि अगर किसी कंपाउंड का सोर टेस्ट आ रहा है तो हम उसको बोल देंगे एसिड। टेस्ट करके देखा होगा, लेमन जूस को टेस्ट करा, विनेगर, ग्रेप्स, टोमेटो जूस को अगर उन्होंने टेस्ट किया होगा, ठीक है, तो इन सबको देखा कि ये सबका टेस्ट तो कैसा है, सोर है, तो इनको बोल दो ये एसिड है। जिनका टेस्ट बिटर है, अर्लियर फेज के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका टेस्ट बिटर है तो उनको बोल दिया वो बेस हुआ है। जैसे कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटैश, लेकेट लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबको बेस बोल दिया। अब अगर सॉल्ट के बारे में बात करें तो सॉल्ट का पर्टिकुलरली तो कोई टेस्ट है नहीं, ठीक, तो फिर इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, सम डिस्टिंक्शन प्रॉपर्टीज, कुछ डिस्टिंक्शन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बोलोगे। कॉमन अगर हम सॉल्ट के बारे में बात करते हैं तो NaCl देखने को मिलता है, ठीक है, इसका सॉल्टी टेस्ट होता है, खुद में ही एक टेस्ट उसने बना दिया। तो इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एसिड बेसिस सॉल्ट्स के कुछ एग्जांपल्स ये हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, रॉक सॉल्ट इसको कहते हैं, NaCl। बिटर टेस्ट होगा तो कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटैश, लेकर लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेमन जूस, विनेगर, ग्रेप, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टोमेटो जूस, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट। इस तरीके से थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था स्टार्टिंग में कि भाई ये तीन टाइप के कंपाउंड अब मिलने वाले हैं और इनको ये नेम दे दो, कुछ को एसिड बोल दो, कुछ को बेस बोल दो, कुछ को सॉल्ट बोल दो। फिर अब आगे जैसे जैसे बातें बनती गई, रेवोल्यूशन होता गया, इवोल्यूशन होता गया, डेवलपमेंट होता गया साइंस का, तो ये जो डेफिनेशन थी ना, ये जो डेफिनेशन थी ये अब जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। अब कैसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है भाई, देखो एसिड को देखते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तो पहले क्या कहा था कि एसिड को देखो, पहले क्या होता, जो ग्रीक थे, ग्रीक हम बोलते हैं जर्मनिस्ट को, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट वहीं से होते थे, तो वहीं से होते थे, तो जो पहले एसिड का नेम था वो एसिडस था, और एसिडस का जो मीनिंग होता है वो सोल्टेस्ट होता है। तो इन्होंने क्या करा, कंपाउंड लिया, ठीक है, कंपाउंड को भी टेस्ट करा, उसका सोल्टेस्ट आया, बोल दिया एसिडस है, ठीक है, ग्रीक, तो ये लैटिन वर्ड इसका नाम हो गया, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ एसिड, तो एसिडस बोला, ठीक है। एसिडस का भी प्रेजेंट नेम एसिड हो चुका है, क्यों हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उस समय तो भाई अंग्रेज थे नहीं, अंग्रेजों ने पूरे वर्ल्ड में तो बाद में रूल किया ना, बाद में यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश बनी है, पहले तो नहीं बनी थी, तो ये लैटिन वर्ड से आया है। बहुत सारे अगर हम साइंस को पढ़ेंगे तो लैटिन वर्ड्स का यूज होता है, अल्फा, गामा, ये सारे के सारे वही वर्ड्स हैं, ठीक। तो हुआ क्या, अब जब स्टार्टिंग का फेज चल रहा था, कंपाउंड को टेस्ट करा जा रहा था और बोला जा रहा था जिसका 100 टेस्ट आ रहा है वो एसिडस है, उस टाइम की बात ऐसे चल रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे एवोल्यूशन होता रहा, प्रॉपर्टीज बढ़ती रही, तो एसिड का ये केवल सोल क्राइटेरिया नहीं रह गया भाई, बाद में तो नाइट्रिक एसिड भी आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड भी आ गया। अब ये हमें पता है कि भाई एसिड ये कैसे एसिड होते हैं भाई, बहुत हाई एसिड होते हैं, बर्न कर देते हैं। इनको टेस्ट करते हैं क्या वो, इनको टेस्ट करके बोलते हैं भाई, टंग में रखते क्या इनको, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कंपाउंड है सल्फ्यूरिक, नहीं पता था कि एसिड है या नहीं है, बट सल्फ्यूरिक तो है, नहीं पता था एसिड है या नहीं, बट नाइट्रिक तो है, HNO3, लो भाई HNO3 रखो मुंह में, बताओ टेस्ट बता पाते क्या हो, अरे कैसे बताते, जवान जल जाती, बोल ही नहीं पाते, ठीक है, जवान जल जाती नहीं बोल पाते, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एसिड को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो सोर टेस्ट सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम एसिड को डिफाइन करना चाह रहे हैं और हम सिर्फ ये बोलें कि एसिड का, मोस्ट ऑफ द एसिड है द सोर टेस्ट, ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू, लेकिन अगर हम एसिड को डिफाइन करें तो हम ये नहीं कह सकते कि एसिड सोर टेस्ट होगा, जिस भी कंपाउंड का हम उसको एसिड बोल देंगे।
ये बात हम नहीं बोल सकते। तो क्या हो रहा है अभी कि अब इसकी स्टडी और करनी पड़ेगी। भाई ये जो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड आ चुके हैं इनकी भी अब स्टडी करनी पड़ेगी। इनको तो डायरेक्ट टंग में रख नहीं सकते, टेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि टंग बंद हो जाएगी। टंग बंद हो जाएगी तो कैसे बताएगा भाई किसका खट्टा टेस्ट है, मीठा टेस्ट है, नमकीन टेस्ट है? नहीं बता सकता। तो सोल क्राइटेरिया अगर हम कहें एसिड का कि सोर टेस्ट है, सोल क्राइटेरिया मतलब अकेला, हम सोल वर्ड बोला है, सोर नहीं बोला है, ध्यान रखना यहाँ पे। सोल, सोल मतलब अकेला। अगर हम कहें कि अकेला क्राइटेरिया किसी कंपाउंड का ये है एसिड होने के लिए कि उसका टेस्ट सोर हो, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा उसको डिफाइन करने के लिए। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी दैट वी कैन नॉट से वन थिंग on the basis of only the sour taste that the compound will be acid। तो सर अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? तो एसिड को फिर थोड़ा और प्रिसाइज करने के लिए थोड़ा और इसको, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करी गई। अब जब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करा गया तो देखा कि भाई ये जो सबस्टेंस है, यानी सबस्टेंस बोले तो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड? जो ये एसिड है, ये जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, तो वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है। H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। चलो भाई, हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था भाई। एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अभी तो कोई चार्ज है नहीं। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो बताओ, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन चला गया भाई, प्रोटॉन ही प्रोटॉन रह गया, इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं गया। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कितना प्रोटॉन है? एक। तो H पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और H पॉजिटिव आयन में सिर्फ कौन सा पार्टिकल है? प्रोटॉन है, क्योंकि इसमें तो न्यूट्रॉन भी नहीं होता। तो इस वजह से जो ये हाइड्रोजन आयन होता है, ये जो हाइड्रोजन आयन होता है, इसका अल्टरनेट नेम प्रोटॉन भी होता है। इस चीज को नोट्स में लिख लेना। वाई हाइड्रोजन आयन इज नोन एज प्रोटॉन। In most of the reaction in organic chemistry, we will we will listen the term protonization। एक प्रोटोनाइजेशन टर्म हमें सुनने को मिलेगा, ठीक है। वो क्यों सुनने को मिलेगा? क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा या उसमें H पॉजिटिव आयन ऐड हो जाएगा। तो जब भी हम H पॉजिटिव आयन को रेफर करेंगे तो हम उसको अब से फर्दर रिएक्शंस में प्रोटोन कंसिडर करेंगे। क्यों कंसिडर करेंगे अभी बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हेल्प से। तो हम कह रहे थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज करके, रिकॉर्डेड वीडियो है तो कभी भी आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे बात समझना है 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना। चलो, बात करी कि ऐसा कंपाउंड जब इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी वाटर में इसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो ये H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है। कौन सा आयन रिलीज कर रहा है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आयन इज प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। अब ये जो प्रोटॉन होता है ना, ये वाटर के साथ मिक्स होके, H2O के साथ मिक्स होके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला H3O पॉजिटिव, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। सर ये हो कैसा रहा है? देखो भाई कैसे होता है। हम एक इरेजर कहाँ है? सपोज एक एसिड ले लेते हैं HCl। जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है, यानी भाई ये वाटर था, H2O, इसमें क्या करा? HCl डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। ये वाटर था, इसमें HCl डिसॉल्व कर दिया। जब हम इसमें HCl डिसॉल्व करेंगे, एज पर द डेफिनेशन, whenever the acid dissolve in a water, it breaks into H positive and क्लोरीन आयन। तो इससे क्लोरीन आयन अलग हो चुका है,
अब क्या है कि जो वाटर के H2O मॉलिक्यूल्स है ना, इसके साथ ये H पॉजिटिव आयन रिएक्ट कर देगा। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो अब जो ये बीकर है इसमें दो चीजें प्रेजेंट रहेंगी, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं भाई। ये पहले ब्रेक हो जाएगा H प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O, देन ये H2O इसके साथ रिएक्ट कर देगा, H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन। So whenever an acid dissolve in a water, whenever an acid dissolve in a water, it releases, भाई यहाँ से क्या रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ है। भाई HCl से H पॉजिटिव रिलीज हुआ है ना, ये दोनों यहाँ पे साथ थे, ये दोनों यहाँ पे साथ थे। यहाँ से क्या हो गया बताओ, HCl का H पॉजिटिव रिलीज हो गया यहाँ से। अब जितने भी, जब भी किसी एसिड से H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा ना, किसी भी कंपाउंड से, जब भी हम उसको वाटर में डालेंगे और वहां से अगर H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे ये एसिड है। और ये एसिडिक बिहेवियर किसी भी कंपाउंड का तभी देख सकते हैं जब उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। विदाउट वाटर में डिसॉल्व करे हुए हम ये नहीं कह सकते कि ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा या उसका एसिडिक बिहेवियर क्या होगा। I hope this thing is clear to you when we can explain the acidic behavior of a compound when the substance, that is acid, when the substance is dissolved into the water, it gives hydrogen ion. Hydrogen ion means proton, and further that proton reacts with the water to form hydronium ions. And what is the formula of hydronium ion? H3O positive ion. आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि एसिड को अब अगर हम डिफाइन करेंगे तो सिर्फ टेस्ट के बेस पे नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। बर्न कर देगा, कैसे बोलेगा आदमी कि हाँ भाई खट्टा है, टंग ही बर्न हो गई है, उसको तो टेस्ट आया ही नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, तो फिर देखा कि अब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए, क्योंकि पोलर कंपाउंड्स होते हैं, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, लाइक डिसॉल्व इन लाइक। सॉल्यूशन की एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है कि भाई लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर कंपाउंड्स। इन अदर वर्ड्स आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड तो पढ़ा ही होगा कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो आयोनिक कंपाउंड, हाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया कोवेलेंट कंपाउंड। तो होता क्या है, जब आयनिक और आयनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रिएक्ट करेंगे, कोवेलेंट कोवेलेंट आपस में बहुत अच्छे से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तक की बात आई होप क्लियर हो गई होगी कि अगर हम एसिड को डिफाइन कर रहे हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो H2SO4 के बारे में बात करते हैं। अब जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ध्यान देना, जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व करा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये ब्रेक हो जाएगा किसमें भाई, 2H पॉजिटिव में प्लस SO4 2 नेगेटिव में। आयनाइजेशन करना सिखाया था भाई, ठीक है, क्लास में जब हमने फॉर्मूला बनाना सिखाया था तब हमने बताया था भाई, अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, कितने एटम रिक्वायर्ड थे यहाँ पे हाइड्रोजन के, 2 एटम रिक्वायर्ड थे। सल्फेट का एक ही है, यानी इन्होंने 2 दिए होंगे तो इसने एक लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना हाइड्रोजन के 2 एटम, तो इस वजह से सल्फेट पे 2 नेगेटिव आ गया। वाटर है, अब ये वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा बताओ, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। इसको बैलेंस कर लेंगे बाद में, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, सल्फेट आयन। इसमें जब पूरा एक सॉल्यूशन मिलेगा हमारे पास तो उसमें 2 टाइप्स के आयन मिलेंगे, हाइड्रोनियम आयन एंड सल्फेट आयन। ठीक है, इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एसिड के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो एसिड की 2 बातें समझ में आ गई होंगी, सोर टेस्ट होना, कंपोजिशन है। अभी ये भी सिर्फ सोल क्राइटेरिया नहीं है, आगे हम इंडिकेटर के बेसिस पे भी पढ़ेंगे, आगे आगे इंडिकेटर के बेसिस पे भी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी ऐसे दिखने को मिलने वाले हैं जो हाइड्रोजन आयन बहुत मुश्किल से रिलीज करने वाले हैं। तो सर अब उनको कैसे बताएंगे, ठीक है, तो उनको भी बताएंगे, इंडिकेटर्स के हेल्प से बताएंगे।
आगे बढ़ते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है, कि जनरली स्टार्टिंग में, अभी हम बहुत स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं भाई, बहुत पहले की बात कर रहे हैं अगर, तो जब हम पहले की बातें करते हैं तो हमेशा किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन अगर अर्लियर फेज में होता था तो वो इस तरीके से होता था कि वो चीजें मिलते कहाँ से हैं, वो चीजें मिलते कहाँ से हैं, यानी जो ये एसिड है, कहाँ गया भाई, ये जो एसिड है ये मिलता कहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ रखें, समझ नहीं आ रहा है कहाँ रखें, स्क्रीन आ जा रही है बार बार बीच में, चलो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स दैट फ्रॉम वेयर दे कैन बी गेट, फ्रॉम वेयर दे कैन बी फाउंड। तो भाई दो टाइप्स के होते हैं, एक तो नेचुरल होंगे, एक मिनरल एसिड होंगे। नेचुरल अकरिंग एसिड जनरली फाउंड होंगे फूड में, कुछ एनिमल्स में भी मिलेंगे, ह्यूमन में भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, ह्यूमन भी एनिमल ही होता है एक तरीके से, ह्यूमन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके उसमें पाया जाता है, ठीक है, मिनरल एसिड्स में भी आ जाता है। सिट्रिक एसिड किस किस में मिलता है, हमें लेमन जूस में मिलता है, टमाटो में मिलता है। फॉर्मिक एसिड आंट में मिलता है, बी में मिलता है, ठीक है, ध्यान आया होगा एक बार क्लास में पूछा था हमने। तो ये कुछ एसिड्स हैं जो हमें यहाँ यहाँ पे फाउंड हो जाते हैं भाई। विनेगर में भी मिलता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है, टमाटो में भी सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड तो वहां मिल जाते हैं। फॉर्मिक एसिड आंट, जो भी चीजें हमको थोड़ा सा पेन देती हैं, स्वेलिंग कर जाती है, वहां पे फॉर्मिक एसिड होता है। आंट के काटने से देख तो स्वेलिंग हो जाती है थोड़ी सी। बी हनी भी डंक मार देता है, उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। बात करते हैं मिनरल एसिड से, मोस्टली इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, रॉक एंड मिनरल्स ज्यादातर मिल जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं मिनरल एसिड्स के। इनको फर्दर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड्स में भी क्या करा है, क्लासिफाई करा है। जैसे कि मैंने बोला कि कंपाउंड दो टाइप का होगा, फिर इसको फर्दर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में भी क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके से क्लासिफिकेशन हो रखा है, बट when we study about something then we always see their source, कि वो कहाँ से आ रहा है। तो उस तरीके से हम दो ही तरीके से क्लासिफाई कर पाए, नेचुरल और जो मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है। फिर हम फर्दर अगर बात करेंगे आगे, अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बातें करते रहेंगे कि इंडिकेटर्स के बेसिस पर हम एसिड्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि वीक है ये स्ट्रॉन्ग है। पीएच स्केल इसमें बहुत यूजफुल होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। लास्ट अगर हम देखें थोड़ा सा और, तो कुछ यहाँ पे एक चार्ट आप लोगों के लिए लेके आए हैं। कुछ कॉमन एसिड्स हैं जो देखने को मिलते हैं, ठीक है, कहाँ गया, ये कुछ कॉमन एसिड्स हमें देखने को मिलते हैं। कार्बोनिक एसिड टाइप्स भी यहाँ पे बताए हैं कि कौन मिनरल है कौन ऑर्गेनिक है, ये बार बार हट जा रहा है, कौन मिनरल है कौन ऑर्गेनिक है, यहाँ पे टाइप्स भी बने हैं, यहाँ उनके केमिकल फॉर्मूला भी बने हैं, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जहाँ पे कार्बन दिख जाए वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे अभी बताया था, ठीक है। कहाँ ये फाउंड होते हैं, क्या इनका यूज है, ये एक पूरी टेबल बनाई है, ये टेबल नोट कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बिहाफ से बहुत ही यूजफुल है, जैसे भी बताया था फॉर्मिक एसिड्स के बारे में। आंट्स में नेटल बीज यहाँ सब मिलता है। एसिटिक एसिड के अगर हम बारे में बात करें, विनेगर जितने भी सारे उसमें डाइस परफ्यूम इन सब में एसिटिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड अगर हम बात करें तो कर्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारे के सारे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर स्टैंडर्ड 8 में भी सब सीखा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही था, जस्ट ओवरव्यू था एसिड्स का। अभी एसिड्स के बारे में बहुत कुछ रह गया है, फिर हम बेस पे जाएंगे, फिर सॉल्ट्स पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, और धीरे 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 करके हम सारे स्टेप्स को पढ़ेंगे। तो एसिड्स के बारे में आई होप इस लेक्चर से कुछ तो आइडिया हो गया होगा कि एसिड एक्चुअली में है क्या। इन आवर फर्दर क्लासेस वी विल सी some technical definitions of acids also. Okay, so till then you need to study, and you will not have an assignment of this chapter first. This is our first video, इसका कोई assignment नहीं होने वाला। और previous जो last video था last chapter का,
उसमें से एक क्वेश्चन गिवन था, उस क्वेश्चन का अभी तक असाइनमेंट मेरे पास नहीं आया है, तो वो जल्दी से करके मैम को फॉरवर्ड कर लेंगे और वो मुझको भेज देंगे। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू।